हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी पीएसआई और ऑप्शनल की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये जो सेवेंथ टॉपिक था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोचेस, इसके जो डिफरेंसेस थे, फिलोसफिकल अप्रोच और हिस्टोरिकल अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है और लीगल अप्रोच और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है, इसको हमने अच्छे तरीके से समझ लिया था। और मैंने आपको कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस के कॉन्टेक्स्ट में एक अमेरिकन पॉलिटिकल एसोसिएशन की बात भी बताई थी, जहाँ पर एक संस्थान, एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस इंस्टीट्यूशन, जो कि यूएसए में अमेरिका में बेस्ड है, इसके एफर्ट्स की वजह से पॉलिटिकल साइंस को एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पर देखा गया था। और ये माना गया था कि पॉलिटिकल साइंस को दूसरे जो सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन हैं उनसे अलग करके देखना चाहिए हमें, लाइक हिस्ट्री, फिलोसफी, इकोनॉमी एंड लॉ। और ये ज़्यादा क्लोजली वर्क करता है पॉलिटिकल साइंस का डिसिप्लिन विद सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ठीक है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये जो था, एक तरीके से ये पैराग्राफ आपको हिंट दे रहा था कि पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन हो रही है दुनिया के अंदर और एक सेपरेट डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट जो है वो स्कॉलर्स को फील हुई आगे चलकर, जिसको बोला गया पॉलिटिकल साइंस। तो हम आज की क्लास में एक ही छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। देखो, पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन होना, ये जो टॉपिक आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको ऐसा मत समझना कि पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन होने की जो हम बात कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन हो ही चुकी है। ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी ने लेकिन थोड़ी सी अपनी रेलेवेंस एक टाइम पर खोई थी, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा है। और ये चीज़ हुई थी मिड 20th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, जहाँ पर हुआ क्या था, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है ना, वो एज कंपेयर टू नंबर ऑफ डिसिप्लिन थोड़ा सा बैक फुटिंग के ऊपर बैठे हुए थे मिड 20th सेंचुरी में, जब 20वीं शताब्दी का एक मिडल टाइम पीरियड चल रहा था 20th सेंचुरी का, 1950s के आसपास आप इसको मान सकते हो। उस टाइम पर पॉलिटिकल साइंटिस्टों की रेलेवेंस जो है, नई नई चीज़ों को इजाद करने के लिए, नए नए आर्ग्यूमेंट्स को देने के लिए, वो उनकी रेलेवेंस खोती चली जा रही थी। तो फिर टारगेट करा गया पॉलिटिकल थ्योरी को, और पॉलिटिकल थ्योरी की रेलेवेंस को गिराते हुए पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, जो भी स्कॉलर्स पॉलिटिकल साइंटिस्ट की कैटेगरी के अंदर आते हैं, पॉलिटिकल साइंस को एज अ डिसिप्लिन के तौर पर मानते हैं, तो उन्होंने फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करा। तो ये पूरी कहानी थी क्या, और हम पॉलिटिकल थ्योरी को डिक्लाइन होता हुआ क्यों देखते हैं मिड 20th सेंचुरी के अंदर, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। एक छोटा सा इवेंट था, छोटा सा टाइम पीरियड था, जहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी को कुछ स्कॉलर्स ने, कुछ थ्योरिस्ट ने, कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, आप कह सकते हो कि क्रिटिसाइज करना शुरू करा था मिड 20th सेंचुरी के अंदर। तो बात ऐसी है कि ड्यूरिंग द मिड 20th सेंचुरी वो लोग या वो ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स जो कि एक तरीके से सपोर्टर थे, एक्सपोनेंट का मतलब होता है जब भी आप किसी चीज़ को सपोर्ट करते हो, अगर आप उसके सपोर्टर होते हो, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। तो जो भी सपोर्टर्स थे पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन के, उन्होंने बेसिकली पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने क्वेश्चन करना शुरू करा, सवाल उठाने शुरू करे कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है उसकी रेलेवेंस कहाँ बैठी हुई है आज के समय में। मतलब उन्होंने मिड 20th सेंचुरी में ये बोला था, उस ज़माने में उन्होंने ये वाली बात उठाई थी, ये आर्ग्यूमेंट उठाई थी कि मिड 20th सेंचुरी में उन्होंने बोला कि आज के समय में, आज का समय मतलब मिड 20th सेंचुरी, जब वो ये वाली बात कर रहे थे, पॉलिटिकल थ्योरी की, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी की रेलेवेंस क्या है। तो एक्चुअली ये जो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है ना, यहाँ पर हेडिंग एक्चुअली ये होनी चाहिए थी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। और ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी किन चीज़ों से दूर थी? ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर बात नहीं करी जाती थी रीज़न की, लॉजिक की, वेरियस इवेंट्स की, एक्सप्लेनेशंस की। उसके साथ साथ
ऑब्जर्वेशंस को इग्नोर करा जाता था। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी किसके ऊपर बेस थी, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी जाती थी? इंपॉर्टेंस मिलती थी हिस्ट्री को, फैक्ट्स को, चीज़ों को जर्नलाइज करके बताना, इन चीज़ों को ज़्यादा रेलेवेंस मिलती थी। तो ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसके ऊपर सवालिया चिन्ह उठाए गए कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसकी रेलेवेंस है भी कि नहीं। उसकी रेलेवेंस के ऊपर सवालिया चिन्ह इसलिए उठाए गए, सवाल जवाब इसलिए उठाए गए बिकॉज ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी लैक्ड रीजन, लॉजिक, इवेंट्स की एक्सप्लेनेशन एंड ऑब्जर्वेशन, एंड ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी heavily relied on history, facts and generalization of certain things या certain philosophies and theories। अब यहाँ पर आप अगर एक वर्ड के ऊपर ध्यान दो तो आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और वो क्या है, यहाँ पर बात आ रही है दोस्तों थ्योरी की। अब थ्योरी को कोई भी जो पर्सन प्रपोज करता है, ये वाली बात मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पहले भी बताई हुई है PSIR के लेक्चर्स के अंदर, कि थ्योरी को जब भी कोई पर्सन प्रपोज करता है, जिसको हम पॉलिटिकल थ्योरिस्ट कहते हैं या पॉलिटिकल फिलोसफर कहते हैं, जब भी कोई किसी थ्योरी के विपरीत अपनी कोई आर्गुमेंट्स रखता है या फिर उसके अंदर एक वैल्यू एडिशन का काम करता है या क्रिटिसिज्म का काम करता है, तो वो पॉलिटिकल फिलोसफर्स है। ओरिजिनली जिसने कोई एक थ्योरी दे रखी होती है तो वो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट होते हैं। यहाँ पर चाहे पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हो चाहे पॉलिटिकल फिलोसफर्स की हम लोग बात करें, ये अपने आप में एक काम कर रहे हैं और वो है ओपिनियन देने का काम। अब ओपिनियन देते वक्त ना लोग अक्सर अपने सब्जेक्टिव फीलिंग को उजागर करते हैं, और ओपिनियन में हमेशा सब्जेक्टिव फीलिंग ही उजागर होती है। आपका ओपिनियन बीइंग अ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, बीइंग अ पॉलिटिकल फिलोसफर कुछ और हो सकता है, और वो किसी और पॉलिटिकल फिलोसफर और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट के ओपिनियन से काफ़ी अलग हो सकता है। अब जो एक चीज़ जिसकी कमी थी पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, तो थ्योरी इज़ अबाउट ओपिनियन। कमी किस चीज़ की थी? कमी यहाँ पर थी कि यहाँ पर हमें बात करनी है अगर किसी भी पॉलिटिकल इवेंट को समझने के लिए लॉजिक के बेसिस पर, रीज़न के बेसिस पर, वो चीज़ यहाँ पर लैक होती थी। और लॉजिक और रीज़न के बेसिस पर बात एक ही डिसिप्लिन के अंदर होती है, जो डिसिप्लिन साइंस के साथ एसोसिएटेड होता है। यहाँ पर इसलिए ऐसा देखा गया कि जो राजनीतिक घटनाक्रम है या ऐसे घटनाक्रम जिसका प्रभाव राजनीतिक तौर पर आता है, वहाँ पर हमें विज्ञान को शामिल करना चाहिए, और तब जाकर एक नया डिसिप्लिन इमर्ज होकर आता है जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। इसलिए अगर आप पहले एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स की थ्योरीज को देखोगे, उनकी फिलोसफीज को समझोगे, आपको कभी भी वर्ड ना एंशिएंट टाइम में, जिसको हम ट्रेडिशनल पॉलिटिकल अप्रोचेस कहते हैं, क्लासिकल पॉलिटिकल अप्रोचेस कहते हैं, वहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस वर्ड देखने को मिलेगा ही नहीं, बिकॉज वहाँ पर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस पॉलिटिकल इवेंट्स की हुआ ही नहीं करती थी। वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरीज ही देखने को मिलती हैं, और जिन पॉलिटिकल थ्योरीज के ऊपर किसी ने कमेंट कर रखा होता है, चाहे सपोर्ट में चाहे क्रिटिक बनकर यानी कि क्रिटिसाइजर बनकर, हम उनको पॉलिटिकल फिलोसफीज कहते हैं। तो आपको दो ही वर्ड्स देखने को मिलते थे मिड 20th सेंचुरी से पहले, या तो पॉलिटिकल थ्योरी या तो पॉलिटिकल फिलोसफी। अब चाहे थ्योरी कह लो चाहे फिलोसफी कह लो, वो एक ओपिनियन वाली चीज़ हो जाती है, एंड ओपिनियन इज ऑलवेज सब्जेक्टिव इन नेचर। बट कुछ लोगों को जो कि पॉलिटिकल साइंस को सपोर्ट करते थे, उनको लगा कि राजनीतिक घटनाक्रमों को समझाने के लिए, पॉलिटिकल इवेंट्स को समझाने के लिए, पॉलिटिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ लॉजिक और रीज़न के बेसिस पर कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, कुछ आर्गुमेंटेटिव पावर होनी चाहिए। तो इसलिए हमें जो क्लासिक्स और जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हमें ये सब चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हिस्ट्री की चीज़ें, फिलॉसफी की चीज़ें, इकोनॉमी की चीज़ें, लॉ की चीज़ें, इससे थोड़ा सा अलग हटकर हमें जो रूट्स हैं, रूट्स के बारे में कहाँ बात होती है, एंथ्रोपोलॉजी में,
या समाज के लोगों का जैसा बिहेवियर है राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर, उसके बारे में कहाँ पर बात होती है, सोशियोलॉजी में। या फिर एक इंडिविजुअल क्या सोचता है राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में, जिसके बारे में बात होती है साइकोलॉजी में। ऐसी चीज़ों को हमें लेकर आना चाहिए जिसके पीछे हमारे पास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो पर्टिकुलर इवेंट्स की, और तब जाकर एक नया डिसिप्लिन इमर्ज होकर आता है पॉलिटिक्स की फील्ड में, जिसको बोला गया पॉलिटिकल साइंस, विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम या विच वॉज ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। तो यहाँ पर मिड 20th सेंचुरी के अंदर जो सपोर्टर्स थे पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन के, उन्होंने सवालिया चिन्ह उठाना शुरू करे कि पॉलिटिकल थ्योरी की रेलेवेंस है क्या, स्पेशली जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है उसकी क्या रेलेवेंस है, क्या ये सभी पॉलिटिकल फिनोमिना को, पॉलिटिकल बिहेवियर को, पॉलिटिकल इवेंट्स को एक्सप्लेन करने में जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरीज हैं क्या वो सक्षम हैं। इसी के संदर्भ में एक महान स्कॉलर जो रहे हैं पॉलिटिकल साइंस को सपोर्ट करने वाले, वो थे डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने 1953 में, जैसा कि मैंने आपको बताया मिड 20th सेंचुरी में ये जो पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन की जो शुरुआत हुई वो मिड 20th सेंचुरी में हुई, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि 1950s के आसपास। तो 1953 में डेविड ईस्टन जी ने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इन्होंने अपनी बुक के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करा था, एजर्ट करा था कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है उसके अंदर एक चीज़ की कमी है, उसके अंदर एक चीज़ आपको नहीं देखने को मिलती है। डिवाइड को हम लोग कहते हैं किसी चीज़ की कमी होना या किसी चीज़ का ना होना, और वो क्या चीज़ है, ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर कोई भी पर्सन, डेविड ईस्टन ये बोलते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी जिसने पुराने ज़माने में दे रखी है वो रीज़न और लॉजिक के बेसिस पर बात नहीं करते हैं, दे आर जस्ट गिविंग देयर सब्जेक्टिव ओपिनियन, एंड दो सब्जेक्टिव ओपिनियन वेरीज फ्रॉम वन पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिलोसफर, वन पर्टिकुलर पॉलिटिकल थ्योरिस्ट टू अनदर पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड फिलोसफर। डेविड ईस्टन ने ये भी बोला कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरीज हैं वो एक चीज़ में असक्षम है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं किस चीज़ को, पॉलिटिकल रियलिटीज़ को। जो कंटेम्प्रेरी वाली चीज़ें हैं उनको एक्सप्लेन करने में वो असक्षम है। जैसे आप एक चीज़ देख लो, डेविड ईस्टन ने ये जो बातें बोली इसको हम एक एग्जांपल से समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं जहाँ पर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अब जैसे प्लेटो जो है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि वो एक सिस्टम को बहुत हेट करता था जो कि है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी प्लेटो के टाइम पर जो एग्जिस्ट करती थी वो एग्जिस्ट करती थी एंशिएंट ग्रीस में, और तब डेमोक्रेसी का मीनिंग, डेमोक्रेसी के जो रूट्स थे, डेमोक्रेसी का जो अस्तित्व था या लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस प्रकार से इंटरप्रेट करा जाता था, वो मिड 20th सेंचुरी के अंदर जब डेविड ईस्टन जी ये वाली बात कह रहे हैं, अगर आप रिलेट करने की कोशिश करो तब तो डेमोक्रेसी का, लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो अस्तित्व है वो तो काफ़ी हद तक बदल चुका था। डेमोक्रेसी के साथ एसोसिएटेड जो उसकी सबसे बेसिक डेफिनेशन है, जिसको हम 6th क्लास की सिविक्स की एनसीईआरटी से पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से लेकर अभी तक, हम तो यही पढ़ते हैं ना, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी कि यहाँ पर जब प्लेटो कहता है कि डेमोक्रेसी में लोकतांत्रिक व्यवस्था में बैठे हुए कुछ लोगों ने प्लेटो के गुरु सोक्रेटिस को जहर दे दिया था और उसका जो सिटी स्टेट था उसको पेलोपोनेशियन वॉर के अंदर हारना पड़ा था, एथेंस को हारना पड़ा था पेलोपोनेशियन वॉर के अंदर। तो ये चीज़ें जो हैं प्लेटो जो हमें बता रहा है उससे हमें देखने से ये प्रतीत होता है कि प्लेटो के टाइम पर शायद से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर लोगों को केंद्र बनाकर सारे डिसीजन नहीं लिए जाते थे, लेकिन आगे चलकर जैसा कि हम जानते हैं डेमोक्रेसी का जो अस्तित्व चेंज हुआ और आज तक जो डेमोक्रेसी को एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो माना जाता है वो इसलिए माना जाता है क्योंकि लोगों के ऊपर पूरा फोकस है लोकतांत्रिक व्यवस्था का। जिन भी देशों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ पर जो पीपल हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो एक सेंट्रल फोकस है सत्ता में बैठे हुए लोगों का। इसलिए डेफिनेशन भी डेमोक्रेसी की जो आगे चलकर इमर्ज होकर आई उसमें हम तीनों पॉइंट्स जो कहते हैं, तीनों लाइनें जो कहते हैं, उसमें आपको लोग, पीपल, सिटीजन शब्द दिखेगा ही दिखेगा। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो पीपल 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 3 बार यहाँ पर आ रहा है। तो लोग जो हैं वो रियली
इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर रिलाई करें, प्लेटो की बात को मान जाएं, तो जो आगे चलकर पॉलिटिकल रियलिटी बनी कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी, और अगर हम प्लेटो की बात को मान लें तो डेमोक्रेसी तो हमें वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह ही प्रतीत होगी, क्योंकि हम यहाँ पर डेमोक्रेसी का जो रूप, जो उसका अस्तित्व, जो उसकी फंक्शनिंग, जो उसकी डेफिनेशन, जैसी वो प्रैक्टिस करी जाती है डेमोक्रेसी, जब वो चेंज हुई तो पॉलिटिकल थ्योरी ना ही इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, ना ही उसके पास कोई आर्गुमेंटेटिव पावर है, और ना ही जो वास्तविकता वाली चीज़ें होती हैं, रियलिटी, उसको पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन करती है। क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी एक पर्टिकुलर ज़माने के अंदर, एक पर्टिकुलर वक्त के अंदर कुछ पॉलिटिकल थ्योरिस्टों ने लिखी होती है, कुछ पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने उसके ऊपर कमेंट्स जो हैं वो करे होते हैं। फिर चाहे वो कमेंट सपोर्ट में हो, चाहे वो डिसफेवर के अंदर हो, यानी कि वो क्रिटिक्स के तौर पर हो, लेकिन जो कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ हैं वो किसी भी पॉलिटिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती हैं। ऐसा डेविड ईस्टन जी अपनी इस किताब के अंदर, जिसका नाम था पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसमें ऐसा हम लोगों को बताते हैं। ठीक है, डेविड ईस्टन का ये भी मानना था, डेविड ईस्टन ओपाइंड एट, ओपाइंड का मतलब होता है जब आपका किसी चीज़ के ऊपर ओपिनियन होता है या जिस चीज़ में आप बिलीव करते हो, तो उनका ये भी मानना था कि अगर हमें पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अगर विज्ञान की नींव रखनी है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन को अगर हमें लाइमलाइट में लेकर आना है, अगर हमें उसको प्रैक्टिकल सेंस में एक डिसिप्लिन बनाना है, एक सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम राजनीति के क्षेत्र में साइंस यानी कि लॉजिक, रीज़न, ऑब्जर्वेशन को और रियलिटी वाली चीज़ों को मर्ज करें, ताकि हम पॉलिटिकल साइंस को बचा सकें या पॉलिटिक्स की फील्ड को बचा सकें, कि हम राजनीति को या राजनीतिक घटनाक्रमों को, जो क्लासिक्स मतलब जो पुराने पॉलिटिकल फिलोसफर्स एंड थिंकर्स थे, जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावली, ठीक है, उनके नज़रिए से ना देखते हुए और हिस्ट्री के नज़रिए से भी ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ विज्ञान का नज़रिया हम लेकर आए राजनीतिक घटनाक्रमों को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा और तब पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन अच्छे से फंक्शन कर सकेगा। डेविड ईस्टन ने ये भी बोला, उन्होंने साफ तरीके से इतना बड़ा एक कमेंट कर दिया कि कार्ल मार्क्स और जॉन स्टुअर्ट मिल के बाद कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी के क्षेत्र के अंदर या पॉलिटिकल फिलॉसफी के क्षेत्र के अंदर कोई आउटस्टैंडिंग फिलोसफर रहा ही नहीं है। कार्ल मार्क्स के बाद और जॉन स्टुअर्ट मिल के बाद पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल थ्योरी के जो फील्ड है उसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, ऐसा डेविड ईस्टन ने बोला। और ये इनका एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था कि कार्ल मार्क्स जैसा उसने मार्क्सिज्म की फिलॉसफी के अंदर बात करी, या जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे, जैसा कि उन्होंने अपने यूटिलिटेरियनिज्म वाली फिलॉसफी के अंदर बात करी, या कार्ल मार्क्स और जेएस मिल ने विभिन्न टॉपिक्स के बारे में विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स जो भी बातें करी, भले ही वो उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफीज थी, भले ही वो उनकी पॉलिटिकल थ्योरीज थी, लेकिन देवर आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल फिलोसफर्स। और वो वाला फ्लेवर जो है पॉलिटिकल थ्योरीज के कंटेक्स के अंदर, पॉलिटिकल फिलोसफीज के कंटेक्स के अंदर, हमें कार्ल मार्क्स और जॉन स्टुअर्ट मिल के बाद किसी भी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और फिलोसफर्स के वर्क में देखने को मिलता ही नहीं, ऐसे डेविड ईस्टन ने कहा। क्योंकि कार्ल मार्क्स और जीएस मिल भले ही एक पॉलिटिकल फिलोसफर और थ्योरिस्ट थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कुछ कुछ चीज़ों को साइंटिफिक वे में रीज़न और लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन जो है अपने वर्क के अंदर लिखी थी। लेकिन डेविड ईस्टन ये कहते हैं, ज़्यादातर पॉलिटिकल फिलोसफर्स और थ्योरिस्ट यही करते हैं, दैट दे लैक ऑब्जर्वेशन, दैट दे लैक रीज़न, दे लैक सर्टेन मॉरल प्रिंसिपल्स। उनके पास जो है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने का एक साइंटिफिक तरीका नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये चीज़ जो है और ज़्यादा हावी होने लगी कि पॉलिटिक्स की फील्ड में पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन को इम्पोर्टेंस मिलना और ज़्यादा शुरू हो गई। बिकॉज यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हो क्या रहा था, जो दूसरे सोशल साइंस की फील्ड के डिसिप्लिन के जो थ्योरिस्ट थे, और दूसरी सोशल साइंस मतलब जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, लॉ हो गया, हिस्ट्री हो गया, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होने लगे इन द प्रोसेस ऑफ
यहाँ पर प्रोसेस ऑफ होना चाहिए, इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जबकि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे वो इमर्स तो हो गए थे दुनिया के अलग अलग कोनों में, लेकिन वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहे थे, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिकल इवेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमें चाहिए होता है रीज़न, हमें चाहिए होता है लॉजिक, हमें चाहिए होता है ऑब्जर्वेशन, हमें चाहिए होती है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। वो सारी चीज़ें पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं वो लैक कर रहे थे, इसलिए देवर एट बैक फुटिंग। बैक फुटिंग का मतलब होता है सबसे पीछे रह जाना। और इसी के साथ जब कुछ लोगों को, कुछ स्कॉलर्स को ये लगा डैट हमें पॉलिटिक्स के अंदर इन सब चीज़ों को अलग करना है, जैसे हमने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के एफर्ट्स में भी देखा था कि यहाँ पर अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन एज अ इंस्टीट्यूशन ने एफर्ट्स लिए थे कि पॉलिटिकल साइंस को एक ऑटोनॉमस, एक बिल्कुल ही सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पर हमें इसको स्थापित करना है और हमें इसको हिस्ट्री, फिलॉसफी, इकोनॉमी और लॉ से अलग करना है, ठीक है। तब जाकर हमें पता लगा, या कुछ स्कॉलर्स को उस टाइम पर पता लगा, डैट राजनीति के अंदर राजनीतिक घटनाक्रमों को एक्सप्लेन करने के लिए, लोगों के पॉलिटिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, लोगों की साइकोलॉजी को समझने के लिए विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स, हमें रीज़न, लॉजिक, ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट है। हम सिंपली हवा में कोई भी ओपिनियन नहीं दे सकते हैं, और ऐसे ओपिनियन जो कि सब्जेक्टिव हो, कि आपका ओपिनियन कुछ और है, मेरा ओपिनियन कुछ और है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस का डिसिप्लिन जो है वो दुनिया के अंदर पैदा हुआ। ये चीज़ समझ में आई मयूर, दिव्या? बताओ पॉलिटिकल साइंस का बर्थ और कैसे इन लोगों ने क्रिटिसाइज करा, पॉलिटिकल साइंटिस्टों ने ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी को, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरीज के थ्योरीज को और फिलोसफर्स की फिलोसफीज को। क्लियर है? हाँ, अब हिस्ट्री के एक पर्सपेक्टिव आप जैसे कह रहे हो कि ऑब्जर्वेशन है, तो वही चीज़ है ना कि उसके ऊपर, लेकिन क्या है कि वो कंटेम्प्रेरी रियलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता ना। जैसे मेरे मार्क्ड कीवर्ड्स देखो, आप हिस्ट्री की मदद से जो कंटेम्प्रेरी रियलिटी आज के समय में है, जैसे प्लेटो के टाइम पर ये रियलिटी हो, ये हिस्ट्री हो सकती है, और हिस्ट्री है भी ये, कि उसके गुरु को और जो जहर दिया गया था, और उसका जो सिटी स्टेट था एथेंस ग्रीस, जो कि हारा था उसके अंदर पेलोपोनेशियन वॉर के अंदर, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ठीक है। लेकिन जो कंटेम्प्रेरी रियलिटी है वो हिस्ट्री से तो अलग हो ही जाती है ना। अब जैसे आप मौर्यन एम्पायर के टाइम पर मयूर ये कह लो कि मोनार्किकल सिस्टम बेस्ट था, क्योंकि अशोका ने चक्रवर्ती सम्राट होने के साथ साथ जनता की भलाई करी थी, डिसिप्लिन लेकर आया था, इंडिया को एक धागे में पिरोने का काम करा था। लेकिन ये वाला काम तो आज के समय में हमारी सरकार भी कर रही है, जबकि हमारे देश में तो मोनार्की नहीं है, और अशोका के टाइम पे तो मोनार्की थी। तो जैसे जैसे वक्त और ज़माना बदलता है, अक्सर मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप लोगों को ये वाली चीज़ बताई है, हमें अपनी अप्रोचेस को चेंज करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और डेमोक्रेसी के ऊपर भी तो दिव्या मैंने आपको बताया था कि दुनिया के अंदर सवालिया चिन्ह खड़े हो गए थे कोविड-19 के बाद, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, दे आर नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड, है ना। चाइना ने, या जो जितनी वन पार्टी सिस्टम वाली जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जितने अच्छे से कंट्रोल करा, उतनी डेमोक्रेटिक स्टेट जो हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाई। डेमोक्रेसी के ऊपर अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो सरकारें चलाते हैं, मैं कंटेम्प्रेरी टाइम की बात कर रहा हूँ, वो लोग क्या करते हैं कि मीडिया को खरीद लेते हैं, अपनी मार्केटिंग करवाने का काम करते हैं, और इस चीज़ से इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते ये चीज़, क्योंकि हम लोगों के सामने हम ये चीज़ जानते हैं कि येस, डेमोक्रेसी के अंदर जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जितना हम कहते हैं ना, थ्योरेटिकली जितना हम कह देते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर लोगों को एम्पावर करा जाता है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में ये आता है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन अगर आप ये वाली बात करोगे, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, अगर आप बाय द पीपल को भी पकड़ लो कि डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक व्यवस्था लोगों की वजह से आती है, तो लोग जो हैं, आप भी जानते हो कि सत्ता में आने के लिए डेमोक्रेटिक सेटअप्स की ही मैं बात कर रहा हूँ, अक्सर हमारी किताबों में भी ये चीज़ लिखी रहती है, और हमें प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर भी ये वाली चीज़ देखने को मिलती है कि पर्सन विद मनी एंड मसल पावर वही इलेक्शंस को जीत पाते हैं। सीधे गौतम बुद्धा जैसे आदमी जो है वो सत्ता में आ जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर। बताओ, सही बात है कि गलत बात है?
है ना। तो ये चीज़ है कि मतलब यहाँ पर आप समझ गए ना मयूर के पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या बात कर रहे हैं, कि वो ये कह रहे हैं कि जो पुराने लेंस से, पुराने चश्मे से, पुराने पर्सपेक्टिव से अभी तक जैसा पॉलिटिक्स को समझा जाता था विद रिस्पेक्ट टू थ्योरीज एंड फिलोसफीज, वो आउटडेटेड हो चुकी है। कहने का मतलब ये, अगर मैं इस पूरी डिस्कशन को एक शब्द में, एक लाइन में वाइंड अप करूँ ना, तो ये यही कह रहे हैं कि वो आउटडेटेड हो चुकी हैं। मिड 20th सेंचुरी के टाइम पर दुनिया की रियलिटीज़ बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। स्पेशली आपको पता है ये सारी चीज़ें जो डिस्कशन में लाइमलाइट में, ये सारा यूरोप और अमेरिका से रिलेटेड चीज़ें होती हैं सारी की सारी, है ना। तो उस टाइम पर यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर जो कंट्रीज़ की जो रियलिटी थी विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स एज वेल एज अमेरिका के कॉन्टिनेंट के अंदर, स्पेशली यूएसए के अंदर जो सारी चीज़ें थी, तभी तो इससे पहले हमें कोई ऐसा बॉडी देखने को नहीं मिली अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के नाम से। लेकिन इस टाइम पर ये बॉडी क्यों आई, और ये ऐसी बात क्यों कर रही है कि हमें पॉलिटिकल साइंस को एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पर स्टैब्लिश करना है। वी नीड टू टेक इट अवे, वी नीड टू मेक इट सेपरेट फ्रॉम हिस्ट्री, फिलोसफी, इकोनॉमी एंड लॉ, एंड वी नीड टू मेक इट क्लोजर टू अदर डिसिप्लिन्स लाइक सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। क्योंकि यहाँ पर जनता को केंद्र तो बनाना है। अब जनता जो है वो केंद्र में हो सकती है, मतलब हमें पूरा फोकस पीपल के ऊपर, सिटीजन के ऊपर करना है, लेकिन हमें लोगों के पॉलिटिकल बिहेवियर को और सत्ता में बैठे हुए लोगों की जो अप्रोचेस हैं उसको हमें रीज़न, लॉजिक और ऑब्जर्वेशन के साथ बताना है, ना कि हवाइयाँ के लिए बना बना कर बात करनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी मिली आप लोगों को? पहले बताओ अच्छे से, कोई दिक्कत? ठीक है, अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि डेविड ईस्टन ने, यही वो पर्सन जिन्होंने ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन को लाइमलाइट में लाने के लिए, फोकस करने के लिए इतने सारे क्रिटिसिज्म करे, इतना सारा क्रिटिसाइज करा पॉलिटिकल थ्योरी को एंड पॉलिटिकल फिलोसफीज को, तो वो ऐसे 4 मुख्य कारण क्या बताएंगे कि जिसकी वजह से वो ये बोलते हैं कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डिक्लाइन क्यों हुई, या फिर पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे मिड 20th सेंचुरी से पहले या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो थे वो बैक फुटिंग के ऊपर क्यों बैठे हुए थे, पॉलिटिकल साइंस डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर क्यों थी, और क्यों ज़रूरी था कि हम पॉलिटिकल थ्योरी एंड फिलोसफीज के ऊपर कम से कम फोकस करें। तो उसके 4 प्रमुख कारण देते हैं। इन कारणों को डिटेल्ड तरीके से हम लोग अगले लेक्चर के अंदर जानेंगे। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।